हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का क्लास 1। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बहुत कम लिखाने की कोशिश बहुत कम करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे अपना पढ़ाते पढ़ाते, बहुत साल हो चुकी हैं। तो मुझे इतना अभ्यास हो चुका है कि कैसे किस सिलेबस में क्या क्या आता है, किस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना मुझे अंदाज़ा हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ देखिएगा मैं जो पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 1। आज स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हम लोगों को 2 भागों में पढ़ना है। बायोलॉजी को हमें 2 भागों में पढ़ना है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। बायोलॉजी को कितने भागों में बांट दिया गया है? एक जूलॉजी एक बॉटनी। दो भागों में इसलिए बांट दिया गया है क्योंकि हम लोगों को पढ़ने में समझने में एक आसान हो जाता है, एक सरलता पूर्वक थोड़े सरल हो जाता है हम लोगों में। हम लोगों को समझने के लिए हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं। हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं कि बॉटनी बाद में पढ़ लेते हैं, जूलॉजी पहले पढ़ लेते हैं। एक ही में तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो बायोलॉजी को 2 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी। जूलॉजी के जनक अरस्तु कहते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। बायोलॉजी के जनक अरस्तु कहा जाता है, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस कहते हैं, जूलॉजी के जनक अरस्तु कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। समझा रही है? इसे हम लोग बाद में पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ रही है जूलॉजी। बॉटनी जो है, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जूलॉजी में जीव जंतु का अध्ययन होता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जूलॉजी में जीव जंतु का अध्ययन होता है। जीव जंतु हम भी हैं, हम ये बड़ी साइज के एक जीव हैं। तो हमारा जो शरीर है, ये सब हटा करके पहले हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी। ये पढ़ रहे हैं। जूलॉजी क्या है? जीव जंतु का अध्ययन है। जो जीव जंतुओं का शरीर, माना जो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा शरीर है वो न जाने कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत कोशिकाओं मिलकर बना हुआ है। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है हमारे शरीर की एक सबसे छोटी यूनिट है। कोशिका हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई है। इकाई किसे कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से। इकाई उसे कहते हैं जैसे कि हर जगह की सप्लाई रोक दी जाए, कहीं हर जगह की सप्लाई रोक दी जाए, तभी वो स्वयं अपने के लिए सब कार्य कर लेता है। खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है, रहने चलने की व्यवस्था कर लेता है, पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर लेता है, अपने सुरक्षा की व्यवस्था कर लेता है, सब व्यवस्था कर लेता है। कितनी सफाई रोक दी जाए। जैसे भारत में, हमारे भारत देश की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक हमारा परिवार है। इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर भारत देश में कुछ जैसे व्यवस्था हो जाती है, अभी लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम अपने लिए सब व्यवस्था कर लेते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था कर लेते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, सब व्यवस्था कर लेते हैं। बस इसी को इकाई कहते हैं। ऐसी ही कोशिका है। कोशिका सबसे छोटी यूनिट है, बहुत एक हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है।
तो ये स्वयं सब कुछ कर लेता है, रहने के खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है, पानी की व्यवस्था कर लेता है, स्वयं भोजन बना लेता है। समझ रहे हो, यही होता है। तो हम लोग पहले जूलॉजी को पढ़ते हैं, जूलॉजी। हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है एक गोलाकृत एक संरचना होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, बहुत छोटी होती है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। वो न जाने कितनी लाखों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। जे कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक, कई ऊतकों का समूह, कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कई ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। कई अंगों के समूह को एक शरीर कहते हैं। तो जो कोशिकाएं हैं, कई कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, कई ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, कई अंग के समूह को एक शरीर कहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है? तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ते हैं। कोशिका पहले पढ़ रहे हैं। कोशिका, कोशिका क्या होती है? कोशिका एक गोलानुमा, ऐसी इस प्रकार कोशिका एक गोलानुमा एक आकृति होती है। ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता है। कोशिका बहुत छोटी होती है। आप लोगों को समझाने के लिए इतनी बड़ी बना दी है, बहुत छोटी होती है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा तब से मैं देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटी होती है। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ये प्रोटीन की बनी आती है। जैसे जो कोशिका है ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, लिखने की कोशिश बहुत कम करना, समझने की कोशिश एकदम करना। अगर समझ में नहीं आता है तो एकदम कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का दोबारा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, बिल्कुल समझाएंगे। आप जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ये क्या करता है? इसकी खोज किसने की? ये क्वेश्चन आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की है। इसका कार्य है ऊर्जा बनाता है, यह ऊर्जा निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, यह ऊर्जा निर्माण करता है। मैं लिख रहे हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यह ऊर्जा निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसका कार्य है ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? तो ये क्या करता है? एक क्रेब्स साइकिल चलाता है, चेन रिएक्शन। ये फिर चेन रिएक्शन होता है। एक क्रेब्स साइकिल चलाता है, क्रेब्स साइकिल। जब ये क्रेब्स साइकिल चलाता है, चेन रिएक्शन करता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का निर्माण करता है? जब एक क्रेब्स साइकिल चलाता है, क्रेब्स साइकिल से कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब क्रेब्स साइकिल चलाता है तब 38 एटीपी का निर्माण होता है। जब 38 एटीपी का निर्माण होता है तब एक ग्लूकोज बनता है। जब एक ग्लूकोज बनता है, बस वही हमारी ऊर्जा को प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रेब्स साइकिल चलाता है, क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल चलाता है, चेन रिएक्शन, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी, जिससे एक ग्लूकोज बनता है। जिससे एक ग्लूकोज बनता है, ये हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। समझ आ रहे हैं? अगर समझ में नहीं आता है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश फिर करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है, एक एक चीज समझा देंगे आपको। विज्ञान आप लोगों को कठिन लगती है, विज्ञान बच्चों को बहुत कठिन लगती है, क्योंकि साइंस कठिन लगता है। मैं पढ़ा रहा हूँ,
साइंस इतना सरल लगेगा, ऐसा समझिए जैसे हिंदी, हिंदी से भी सरल। ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, जो लिखने लायक हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं, वरना सिर्फ समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? एक क्रेब्स साइकिल चेन रिएक्शन करता है, जिससे अर्थित एटीपी का निर्माण होता है। जब अर्थित एटीपी का निर्माण होता है तो एक ग्लूकोज बनता है, यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसे जो माइटोकॉन्ड्रिया को इसे शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या कहते हैं? ये शक्तिगृह, शक्तिगृह या पावर हाउस, पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, शक्तिगृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्तिगृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके अंदर कई सारी चीजें होती है। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम 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 का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर विकास करेगा तो उसे प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन नहीं हो तो हमारा शरीर विकास कर ही नहीं पाता है। तो हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो राइबोसोम का कार्य है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण करना, बता ही चुके हैं। ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है? क्रेब्स साइकिल चलाता है, जिससे अर्थित एटीपी का निर्माण होता है। जब अर्थित एटीपी का निर्माण होता है तो एक ग्लूकोज बनता है जो ऊर्जा निर्माण प्रदान करता है। राइबोसोम का प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके बाद गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, इसका कार्य क्या होता है? गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है? गोल्गी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य गोल्गी बॉडी करता है। समझ आ रहा है? गोल्गी बॉडी का कार्य क्या है? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है गोल्गी बॉडी। इसे ऊर्जा परिवहन, मतलब इसे कहते हैं ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? ऊर्जा परिवहन। गोल्गी बॉडी ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारे हाथों पैरों की अपेक्षा जीभ में ऊर्जा ज़्यादा खत्म होगी। जीभ में ऊर्जा की कमी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा कमी होगी। छोटी सी जीभ है, ये कुछ देर बाद बोलना ही बंद हो जाएगा, कुछ देर बाद बोलना ही बंद हो जाएगा अगर ऊर्जा का परिवहन नहीं होगा। तो गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है? शरीर को ऊर्जा का ट्रांसफर कर देता है। शरीर से ऊर्जा लेकर के जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहीं पर ट्रांसफर, वहीं पर ऊर्जा दे देता है, ऊर्जा का परिवहन कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ऊर्जा का परिवहन गोल्गी बॉडी करता है। जैसे धावक होता है, धावक भाग रहा है तो उसकी ऊर्जा खर्च कहाँ होगी? पैरों में होगी। जब ऊर्जा पैरों में खर्च होगी तो उसका कार्य है कि ऊर्जा को ले आकर के पूरे शरीर से ऊर्जा लेकर के पैरों में ऊर्जा दे देता है, पैरों में ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। तो ऊर्जा परिवहन गोल्गी बॉडी करता है। समझ आ रही है? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स वैक्यूल्स इसका कार्य क्या है? हिंदी में इसे रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये पानी को स्टोर रखता है। हम जीव जंतु में पानी थोड़ा कम स्टोर रखता है, पेड़ पौधे में एक बड़ा स्टोर रखता है, बड़े पैमाने पर पानी को स्टोर रखता है। तो वैक्यूल्स का कार्य है पानी को स्टोर रखना। इसका कार्य है जल को स्टोर रखना। वैक्यूल्स का कार्य है जल को स्टोर रखना। समझ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का, देखो मैं आपको बिल्कुल एकदम रटा देंगे, मैं पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं एक बिल्कुल रटा देंगे आपको। दोबारा ना पढ़ने की आपकी मतलब काम होगा, आपकी दोबारा पढ़ लें ऐसा नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो घर में 10-5 मिनट पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। पावर हाउस ऑफ शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
पावर हाउस या शक्तिगिरी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्रेब्स साइकिल कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी बनाता है? 38 एटीपी बनाता है। कितने? 38 एटीपी बनाता है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इतना समझ आ रहा है? राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। जब ये प्रोटीन बनाता है जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। अगर हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है तो राइबोसोम बहुत जरूरी है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन आपको बता दिया। गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन करता है। अगर ऊर्जा परिवहन नहीं करेगा तो हमारा जिस में अपने अंग से काम करते हैं वो थोड़ी देर में काम करना ही बंद हो जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का काम ऊर्जा परिवहन करना। वैक्यूल्स जल स्टोर रखता है। समझ आ रही? इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। अंतः प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो कोशिका बहुत छोटी है, ही बहुत छोटी है, सरसों के दाने से कई गुना छोटी है। तो अगर इस पर लोड पड़ेगा तो कोई पचक धचक ना जाए। तो पचकने से बचाने के लिए, कोशिका को पचकने से बचाने के लिए उसमें पिलर देना ही पड़ेगा कि नहीं? पिलर देना पड़ेगा, कहीं पचक ना जाए पिलर। तो पिलर देने का कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एक कंकाल का कार्य करता है। कंकाल, एक कंकाल का काम करता है। काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल का कार्य करता है। हमारी कोशिका को पचकने से बचाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत जरूरी है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो हमारी कोशिका पचक जाएगी। समझ रहे हो? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल का कार्य करता है। जैसे हमारे पेट में जैसे हमारा सीना है, सीना में जो हड्डियां हैं, ये रिब्स जो हैं, तो देखो इसे दाबो तो नहीं दबता है, पचकने से बचा देता है। इसमें नहीं है, इसमें हड्डियां नहीं है तो देखो पचक जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कंकाल का कार्य करता है। अपनी कोशिका को बचाने के लिए कंकाल का कार्य करता है। समझ रहे हो? दोबारा फिर देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना है, जो एक क्रेब्स साइकिल चलाता है। इससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसे शक्तिगिरी या पावर हाउस कहते हैं। शक्तिगिरी या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्रोटीन का राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन को बनाता है। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा परिवहन करना। भूल जाती है। और गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा ट्रांसफर करना। समझ रहे? वैक्यूल्स जल को स्टोर रखता है। ये वैक्यूल्स पेड़ पौधे में बड़ा होता है, जीव जंतु में छोटा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य है बता चुके कंकालकारी। इसका काम है कंकाल का कार्य। इसका आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम दिख रहा है। लाइसोसोम, लाइसोसोम इसका काम, इसकी खोज की थी डी डुवे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। और लाइसोसोम यह सफाई का कार्य करता है। लाइसोसोम किसका कार्य करता है? सफाई का कार्य करता है। यह एक सफाई का कार्य करता है। सफाई, यह सफाई का कार्य करता है। सफाई, जैसे कहीं माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया या कहीं राइबोसोम खराब हो गया तो ये जाकर के इनको मार देता है, सफाई कर देता है। समझ रहे? कभी कभी ऐसा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सभी पूरी कोशिकाओं के अंदर जितनी चीजें वो सब खराब हो जाती हैं। तो लाइसोसोम अब क्या करेगा? तो लाइसोसोम जा करके स्वयं फट जाता है, स्वयं ब्लास्ट हो जाता है। जब स्वयं फट जाता है तो इसके अंदर जल अपघट एंजाइम निकलता है। जब लाइसोसोम स्वयं फट जाता है इसके अंदर जल अपघट एंजाइम निकलता है, जिससे ये सब सफाई हो जाती है।
तो इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कैसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या है? सफाई का कार्य, एकदम सफाई कर देता है। जब स्वयं फट जाता है तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम निकलता है? जल अपघटन एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम? जल अपघटन एंजाइम। जब ये फट जाता है तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटन एंजाइम होता है। यह सफाई का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा निर्माण करना है, पावर हाउस ऑफ शक्ति के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक क्रेब्स साइकिल चलाता है जिससे एटीपी का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है, तब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन करता है। गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का ट्रांसफर करना। जहाँ ऊर्जा की कमी होगी, जहाँ ऊर्जा की जरूरत होगी, वहाँ ऊर्जा देगा जी गोल्जी बॉडी। वैक्यूल्स जल को स्टोर रखता है। वैक्यूल्स जल को स्टोर रखता है। पेड़ पौधों में बड़ा वैक्यूल्स होता है और जीवजंतु में छोटा वैक्यूल्स होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंकाल क्या करता है? हमारी कोशिका को पचकने से बचाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत जरूरी है। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम ये सफाई का कार्य करता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटन एंजाइम होता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटन एंजाइम। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? जल अपघटन एंजाइम। इसकी खोज की थी डी डुबी ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबी ने की थी। इसके बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका कार्य कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। जैसे सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन। जैसे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ने मान जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया या गोल्जी बॉडी खराब हो गया, तो लाइसोसोम उसे जाकर के मार देगा, सफाई कर देगा। समझ रही? तो इसकी जगह दूसरा गोल्जी बॉडी होना चाहिए कि नहीं? जब लाइसोसोम ने गोल्जी बॉडी को समाप्त खत्म कर दिया, सफाई कर दी, तो इसकी जगह ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो गया अब नहीं बनेगा, इसके बाद दोबारा गोल्जी बॉडी होना चाहिए। तो सेंट्रोसोम का कार्य है इसे दोबारा बनाना, तो कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन दोबारा करना। समझ रहे हो? कोशिका का कार्य है कोशिका का जो सेंट्रोसोम का कार्य है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना। जैसे कहीं हमारे शरीर की हाथ पैर टूट जाता है, अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो हमारा शरीर जो हड्डी फड्डी टूट जाती हैं वो जुड़ेंगी नहीं, सही नहीं होगी, क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होगा। अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो हमारी टूटी हुई हड्डियां नहीं जुड़ सकती हैं। समझ रहे हो? तो कोशिका का विभाजन होना बहुत जरूरी है, सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है लीवर, जो दाएं हाथ पर होता है छोटा सा, इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। जैसे इतना बड़ा, माना कि इतना बड़ा लीवर है, आधा कट गया, उससे भी इतना बच गया, तब भी सेल डिवीजन हो जाएगा एकदम। कोशिका विभाजन बहुत जल्दी, इसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है लीवर में। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे शरीर में, मस्तिष्क में, ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। समझ रहे हो? कोशिका का विभाजन हमारे मस्तिष्क में नहीं होता है, कहीं चोट लग जाती है। ये चमड़ा कहीं चोट गिर पड़ी हो, अगर ये चमड़ा फट जाता है तो चलेगा, ठीक हो जाएगा, इसमें सेंट्रोसोम है, कोशिका विभाजन हो जाएगा। अगर इसके अंदर एक भेजा हो जिसे हम बुद्धि कहते हैं, उस पर अगर कहीं इंजरी हो गई, वो अगर इंजर्ड हो गया कहीं, उस पर अगर कहीं भी चोट आ गई, तो वो फिर ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तब कोशिका का विभाजन नहीं होगा। समझा रहे हो? अगर ब्रेन में कहीं चोट लग जाती है तो आप समझाइए कि आप फिर आपको परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कहीं कोई अंग काम करना बंद कर देगा,
आप कहीं का चल चल नहीं सकते हो, अब कहीं ज़्यादा चोट लग गई तो आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन होता ही नहीं, सेल डिवीजन होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है लीवर में, और छिपकली की पूंछ में भी होता है। छिपकली की पूंछ में बहुत जल्दी कोशिका का विभाजन होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, वो ब्रेन, मस्तिष्क, उसमें इसलिए नहीं होता, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। हमारे लीवर में सेंट्रोसोम एक्टिव है, एकदम एक्टिव, एकदम पाया जाता है। तो कोशिका तो सेंट्रोसोम होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। कोशिका का विभाजन होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो, अगर जो कोशिका का विभाजन नहीं होगा, हाथ पैर टूट गए तो बस ठीक नहीं होगी। तो कोशिका का विभाजन होना बहुत जरूरी है, समझ। लेकिन कोशिका का विभाजन जरूरत से ज्यादा होना बहुत जरूरी, बहुत बेकार है, ये गलत है। जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कैसे? जैसे कि आपको समझा रहे हैं, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में 50 बच्चे की बैठने की व्यवस्था है, समझ रहे हो? इस कमरे में 50 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। अगर इसमें 20,000 बच्चे बिठा दिए जाएं, 50 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है, 20,000 बच्चे लिया दी जाएं, इसमें बैठा दी जाएं, तो तुम लोग, इन लोगों का क्या होगा? तब जाएगी, खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही कोशिका विभाजन होता है। अगर जरूरत से ज़्यादा कोशिका का विभाजन हो गया तो वो आसपास की जो नसें हैं, आसपास की जो कोशिकाएं हैं, उनको, जो आसपास की जो कोशिकाएं हैं, उनको दबाने लगता है। इतना दबाने लगता है, इतना दबाने लगता है कि वो एक बिल्कुल एक गांठ सी पड़ जाती है। बस यही एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका का विभाजन हुआ तो वही एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है, समझ रही? जैसे ये अंग है, तो हमारी कोशिकाएं, देखो कैंसर कहीं कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, कहीं कैंसर कहीं अलग से नहीं आता है। हमारी कोशिकाएं वो हम ही को दबा देती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कोशिका का विभाजन इतनी तेजी से हुआ, सेल डिवीजन बहुत तेजी से हुआ, इतना हुआ जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा हो गया। तो फिर जो आस पड़ोस की जो कोशिकाएं हैं वो उनको दबा देगा, गांठ पड़ जाएगी। तो चलो यहाँ चलेगा, यहाँ अगर ऐसा हो जाता है, गांठ पड़ जाती, तो डॉक्टर को दिखा करके ऑपरेशन ठीक हो जाता है। लेकिन जो हार्ट है, हार्ट की जगह से, जो हार्ट है, इसमें थोड़ा जगह होता है, सांस लेने, बाहर निकालना, लेना, थोड़ी जगह होता है। तो अगर इसमें सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया तो वो आस पड़ोस जो उनकी जो पहली कोशिकाएं हैं, अपनी कोशिकाएं को दबाने लगेगा। तो एक बार ऐसा होगा कि दिल धड़कना ही बंद कर देगा। जब दिल धड़कना बंद कर देगा तो बस खत्म हो जाएगी। तो अपनी ही कोशिकाओं को दबाने लगती हैं। सेल डिवीजन जब ज़्यादा होता है, जब कोशिका का विभाजन ज़्यादा हो जाता है, तो अपनी ही कोशिकाओं को दबा देती हैं, जिससे कि वही एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जिससे कि हम लोग खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद आपको कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।